बहुत पीछे से शुरुआत करी है मैंने। स्क्रीन पर आप लोग तो उतना ही देखते हो जितना कैमरे के सामने कुर्सी पर बैठकर बोल दिया। मुझे कमज़ोरी से बड़ी नफरत जैसी है। कोई काम नहीं कर रहा होता है तो मैं उसके ऊपर जा कर के चढ़ जाता हूँ, उसको डांट लगाता हूँ। मैंने थप्पड़ भी मारे। क्या है जो करने लायक है? मैं जीने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट उठाता, मैं किस मिशन को कहता दिस इज द मिशन कॉल्ड लाइफ। तुम संकल्प के नाम पर अधिक से अधिक अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हो, और ये मोटिवेशन बड़ी टुच्ची चीज है। मैं बात कर रहा हूं। आचार्य जी, आज आप सफल हैं, लेकिन अवश्य आपको सफलता की राह में चुनौतियां आई होंगी। आपकी एजुकेशन पूरी करने और पॉपुलैरिटी के बीच 15 साल का फासला है। हमें उन 15 सालों के बारे में बताइए, उनमें क्या चुनौतियां आईं? 2003 में अपना MBA पूरा करा था मैंने IIM अहमदाबाद से। तो आप जब 15 साल कह रहे हैं तो आप 2003 और 2018 की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनौती उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। बचपन से ही ऊंचाई और महानता के लिए मन में प्यार सा था और बड़ा सम्मान था, और जिसको हम आम जिंदगी कहते हैं, आम ढर्रे कहते हैं, वो कुछ पसंद से नहीं आते थे। दिखता था कि इनमें कुछ ऐसा है नहीं कि इन्हीं को ज़िंदगी भेंट कर दी जाए। जब MBA करके निकल रहा था तो 24-25 साल का हो चुका था। 24-25 साल बहुत होता है समझने के लिए। तो ये दिख गया था कि यहाँ से वो सब तो नहीं करना है जो एक आम पास आउट, एक आम एलुमनस कर रहा है। असल में मैं IIM तो जाना भी नहीं चाहता था। सन 2000 की बात है। मेरा UPSC में और CAT में एक साथ ही सिलेक्शन हो गया, एक ही साल में सिलेक्शन हो गया। UPSC मेंस नवंबर में थे और CAT दिसंबर में था उस साल। और किस्मत की बात यह कि दोनों ही क्लियर हो गए। तो IIM में जो ज्वाइनिंग डेट है वो जल्दी आ गई, जून में होती है वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ गया था तो बहुत विचलित सा था कि क्यों जा रहा हूँ मैं। असल में अब सोच के हंसी आती है। मैं जब वहाँ गया था तो मैं पहले दिन रोया था कि मैं यहाँ क्यों आ गया, IIM अहमदाबाद। तो 2 साल भी वहाँ बड़े भीतरी पशोपेश में गुजरे। एक अंतर्द्वंद चलता रहता था, स्पष्ट नहीं रहता था कि यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, कर क्या रहा हूँ। अब क्या नहीं करना है ये खुलता जा रहा था, क्या करना है ये बात खुली नहीं रही थी, एकदम नहीं पता था। तो खैर जब पास आउट हुआ तो सर पर एजुकेशन लोन था, कुछ और व्यक्तिगत खर्चे थे, तो लगभग 3 साल लग गए वो सब लोन्स चुकाने में और अपने खर्चे वगैरह देखने में। और उसके बाद फिर लगा कि सब कुछ तो नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं उतना ही लोगों में बांटना शुरू करें। अच्छा, इस 3 साल से पहले भी मैं वीकेंड्स पर, अपने कॉरपोरेट में था तो वीकेंड पर समय मिलता था, तो वीकेंड्स पर अपने जा कर के जो MBA इंस्टीट्यूशंस होते थे उनमें मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया था खुद ही, पर्सपेक्टिव्स इन लीडरशिप थ्रू लिटरेचर। तो उसको पढ़ाया करता था शनिवार को और इतवार को। तो कोर्स ये था जो लीडरशिप सिखाता था, अच्छे, ऊंचे, उत्कृष्ट क्लासिकल साहित्य का सहारा लेकर के। तो उसमें शॉर्ट स्टोरीज होती थी, पोएम्स होती थी, या जो ऊंचे उपन्यास वगैरह हैं उनसे कुछ अंश होते थे। तो ये सब चल रहा था। फिर 2008 2005 आ गया, 3 साल बीत चुके थे, पास आउट हुए IIM से। तो अद्वैत लाइफ एजुकेशन, उसको मैंने कहा अब शुरू किया जाए। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, और वही चीज़ें जो
एमबीए इंस्टीट्यूशंस में एक पूरे कोर्स के थ्रू पढ़ाई जाती थी, उन्हीं को थोड़ा डाइल्यूट करके जो और साधारण तल के बीटेक और एमबीए कॉलेजेस थे, वहाँ पर मैंने लाइफ एजुकेशन कोर्सेज फ्लोट करे। जहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट करा था वो देश के नामी गिरामी कॉलेज थे, टॉप 10 कॉलेजेस में आते थे। फिर जहाँ पर कोर्सेज फ्लोट करे आई एम अद्वैत लाइफ एजुकेशन से, वो थोड़े साधारण तल के कॉलेज थे। अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ और मेरी अपनी यात्रा भी चल रही है जानने की, समझने की, और कोशिश ये है कि जो कुछ जान रहा हूँ वो लोगों को बताता चलूँ, खासकर जवान लोगों को, क्योंकि एक बहुत भयानक चीज़ मुझे दिखाई देती थी कि एक व्यवस्था है जो कि एक 15 साल, 18 साल या 20, 25 या 30 साल का जो जवान आदमी है उसको बिल्कुल खाए ले रही है, और उसको पता भी नहीं है कि व्यवस्था ने, सिस्टम ने किस तरीके से उसको बिल्कुल भींच लिया है, पकड़ लिया है, लील लिया है, खा लिया है। तो मैं सबसे ज़्यादा इसी वर्ग पर फोकस करता था। मैं जवान लोगों से बात करना चाहता था, मैं उनसे पूछना चाहता था तुम कौन हो, तुम किस लिए हो, तुम अपनी ज़िंदगी, अपनी ऊर्जा, अपना समय, एनर्जी तुम किसको देने जा रहे हो, तुम किस लिए पैदा हुए हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो, और तुम ये समय गवा दोगे क्या पाओगे, ज़िंदगी के आम ढर्रों में ऐसा क्या रखा है कि तुम उसी की ओर बढ़े जा रहे हो। तो मैं ये बातें करना चाहता था। और जब ये सब आप बातें करते हैं, देखिए, तो आप समाज की मुख्य धारा से कटने लगते हैं। तो आपने पूछा चुनौतियाँ क्या आई? विचित्र सी स्थिति थी मेरी, और वो स्थिति 15 साल तक चली, और शायद कुछ हद तक अभी भी चल रही है। आपने कहा आप सफल हूँ, लोकप्रिय हूँ, लेकिन वो बात अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, चुनौती वाली। तो मैं जिनको पढ़ा रहा था उनको पढ़ने से डर लगता था, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा था वो उनको खतरनाक लगती थी। उनको लगता था कि उनके हाथ में कुछ सुरक्षा है, सुविधा है, कुछ बिल्कुल तयशुदा सुख है जो मैं उनसे कह रहा हूँ कि छोड़ दो, और मैं उनको जिस तरफ जाने को प्रेरित कर रहा हूँ उस तरफ कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि आगे क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते थे, मैनेजमेंट इस तरह के कोर्स के लिए पैसा नहीं देना चाहता था, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे उन्हें और खौफ लग जाता था कि अरे हमने तो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करने या एमबीए करने भेजा है, कॉलेज में ये क्या इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया इसको। ये विजडम, ये अध्यात्म, ये गहरी बातें, उनके लिए विजडम का मतलब होता है सन्यास। उनको लगता था कि हमारे लड़के को ये कहीं सन्यासी वगैरह बना देंगे, जबकि बात उससे सीधे सीधे ज़िंदगी की जा रही है। हम कौन हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस स्थिति में कैसा निर्णय लेना चाहिए, ये सब बातें। लेकिन स्टूडेंट्स भी इसके खिलाफ होते थे, उनके पेरेंट्स इसके खिलाफ होते थे, मैनेजमेंट इसके खिलाफ होता था, जो कॉलेज की फैकल्टी होती थी उसको डर लगने लग जाता था कि अगर हम इन स्टूडेंट्स ने ये लाइफ एजुकेशन कोर्स पूरा कर लिया तो हमारी बात मानना बंद कर देंगे, क्योंकि आमतौर पे फैकल्टी का क्या स्तर और क्या हालत रहती है कॉलेजों में वो हम जानते हैं। तो वो डर जाते थे, तो वो कोर्स की राह में बाधा बनते थे। और सबसे भयानक बात ये होती थी कि जो मेरी अपनी फैकल्टी टीम थी जो पढ़ाने वगैरह जाया करती थी, वो खुद उन बातों में पूरी तरह यकीन नहीं रखती थी जो मैं चाहता था कि वो स्टूडेंट्स को बताएं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्टूडेंट तक पहुँचाने का मेरा माध्यम, मेरा ज़रिया थी मेरी फैकल्टी टीम। और मेरी फैकल्टी टीम ही मेरी बातों को जी थोड़े ही रही थी। सुन लिया, समझ लिया, किताबी ज्ञान की तरह स्वीकार कर लिया, क्लास में पढ़ाना है और पढ़ाने से पैसे मिलते हैं तो जाकर के क्लास में पढ़ा भी दिया। लेकिन वो लोग उस चीज़ में न तो पूरी तरह विश्वास करते थे, न उन्हें भरोसा था, और न उस बात को जी रहे थे। तो हर तरफ से मुझे विरोध आ रहा था। तो जो मैं कर रहा था उसमें तमाम तरह के विरोध थे और चुनौतियाँ थीं, और जो मेरी धारा थी कॉरपोरेट, उससे मैं बिल्कुल कटता चला जा रहा था। तो
मेरे बैचमेट्स थे, उनसे मेरा रिश्ता टूटता जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा संख्या में कभी दोस्त वाला था भी नहीं। तो मेरे गिने चुने जान पहचान के लोग थे और दोस्त वगैरह थे, दोनों ही कैंपसेस में, आईआईटी आईएम। और उनसे भी दूरी बढ़ती जा रही थी। और ये वो समय था जब अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो मैं एकदम अलग होता जा रहा था, जिसको आप कहते हैं साधारण संसार, जो मेन स्ट्रीम वर्ड होता है। आप उम्मीद करते हैं कि आपने मेहनत करके इतने सालों तक आईआईटी आईएम वगैरह करा है, आपने यूपीएससी क्वालिफाई करा है, तो आप एक समाज के इलीट तबके को बिलोंग करेंगे, है ना। एक वर्ग होगा, उसमें आपका उठना बैठना होगा, खाना पीना होगा, उन्हीं लोगों से आपकी बातचीत होगी। और जो बातचीत के कॉरपोरेट मुद्दे होते हैं, उसी में आप अपनी रुचि रखेंगे। मैं उन सब से बिल्कुल कटता जा रहा था। मैं लोगों के नाम पते भूलता जा रहा था। न मैं लोगों में रुचि दिखाता था, और जिन चीज़ों में मेरी रुचि थी उसकी तरफ लोग नहीं आते थे। तो कुछ साझा बच नहीं रहा था, एकदम मैं अलग होता जा रहा था। तो मैं किधर का भी नहीं था। तो मैं कटता सा चला गया और मैं अपने आप में सीमित होता चला गया। मैं दो ही चीज़ों पर फिर पूरे तरीके से केंद्रित हो गया। एक तो जो कॉलेजेस में कोर्सेज चल रहे थे, और एक समय ऐसा था जब एक साथ मुझे लगता है 30, 40 या 50 कॉलेजेस में अद्वैत लाइफ एजुकेशन का HIDP, होलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वो चल रहा था। तो मुझे लगता है कि पीक समय में ऐसा होता था कि एक ही समय में 10-15 हज़ार स्टूडेंट्स को मेरी कंपनी पढ़ा रही होती थी। और फिर मैंने देखा कि मेरी फैकल्टी नहीं कर पा रही है, तो मैंने एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। मैंने कहा मैं खुद करूँगा, फैकल्टी जो कर रही है अपना काम करती रहे। तो मैंने अपने लिए ऐसा रूटीन बांध लिया कि मैं हफ्ते में 6 दिन 2 सेशन 2-2 घंटे के जा कर के जो हमारे होस्ट कॉलेजेस थे उनमें लेने लगा। अब जिन कॉलेजेस में हमारा प्रोग्राम चल रहा था वो कोई एक जगह पे नहीं थे, वो 5-6 राज्यों में बिखरे हुए थे। और 5-6 राज्यों के भी आप समझ लीजिए 10-12 या 15 अलग अलग शहरों में बिखरे हुए थे। तो 2010 से लेके 2015 तक का वक्त ऐसा रहा होगा जब मैं लगातार ट्रैवल ही कर रहा था। मेरे 2 स्लॉट्स होते थे बोलने के, एक सुबह 10 से 12 का और दूसरा दोपहर 2 से 4 का। तो मैं 10 से 12 पहुंच जाता था कॉलेज में, वहाँ बोलता था। वहाँ पर एक बैच को, वो बैच हो सकता था 200 लोगों का हो, 500 लोगों का हो, उसको एड्रेस करता था। और फिर 2 से 4 दूसरे बैच को एड्रेस करता था, और फिर वहाँ से वापस आता था, और फिर अगले दिन किसी और शहर में। और कई बार पिछले दिन जिस शहर में थे वहीं से गाड़ी लेके, ट्रेन लेके या फ्लाइट लेके किसी दूसरे शहर में चले गए। कई बार मैंने बस में भी यात्रा करी है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे रिमोट क्षेत्रों में थे जहाँ पर ट्रेन वगैरह भी नहीं जाती थी। तो ये मैंने कई सालों तक करा, और इस चीज़ ने मुझे ये संतोष तो दिया कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनके साथ इंसाफ कर रहा हूँ। मेरी फैकल्टी नहीं डिलीवर कर पा रही तो मैं खुद जा कर के उनसे बात करूँगा। लेकिन इसने समय बहुत लिया और इसने शारीरिक रूप से मुझे नुकसान भी पहुँचाया, क्योंकि चीज़ कई सालों तक चली और उसमें उठने बैठने का होश नहीं होता था। मैं रात में अक्सर देर तक जगता हूँ, तो रात में मैं 5-6 बजे तक जगा हुआ हूँ। सुबह 10 बजे मुझे फिर वहाँ पर जा कर के सेशन लेना है, वो भी सैकड़ों की ऑडियंस के सामने। तो मैं गाड़ी में ही सो रहा होता था। मैं गाड़ी में सो रहा हूँ, मैं पहुँचा हूँ, बस सेशन से 2 मिनट पहले मुझे उठाया जाता था। मैं कंघी लेकर के ऐसे बाल ठीक करता था और जा कर के बैठ जाता था। तो ये सब चल रहा था। और मैंने एक जगह कहा है कि ये मेरी ज़िंदगी में विल्डरनेस का समय था। विल्डरनेस माने आप भटक रहे हो। मैं बिल्कुल भटक रहा था और मैं नहीं जानता था कि मंजिल कहाँ पर है। और विचित्र मेरी स्थिति थी, क्योंकि ये पता था कि कहाँ को नहीं जाना है, क्या नहीं करना है, कैसे रिश्ते नहीं बनाने हैं, कौन सी राह नहीं चलनी है, ये बिल्कुल स्पष्ट था। क्या करें ये नहीं स्पष्ट था। और ये दिखने लग गया था कि जो करना है वो बना बनाया पका पकाया नहीं मिलेगा। कुछ करना चाहते हो तो बेटा आप खुद ही उसको तैयार करो। पुरानी राहें छोड़ रहे हो, और पुरानी राहों में कोई ऐसी राह नहीं है जिसको तुम अब चुन सको।
कोई बना बनाया हाईवे तुम्हें रास आएगा नहीं, तुम्हारी फितरत ऐसी है। और शायद सच्चाई चीज ही ऐसी होती है जिसे अपने लिए खुद ही निर्मित करना होता है, क्रिएट करना होता है। और वो जो क्रिएशन का, निर्माण का समय था वो बहुत लंबा चला। आपने ये भी कहा 15 साल तक, 15 साल तक वो समय चलता रहा। तो फिर 2008 रहा होगा जब पहला मैंने संवाद सेशन लिया था। वही मैं जिनकी बात कर रहा हूँ कि कॉलेज जा करके, तो 29-30 साल का था तब मैं जब पहला संवाद सेशन लिया था। और वो संवाद सेशन ओपन स्पॉन्टेनियस सेशंस होते थे जिसमें स्टूडेंट्स कुछ भी पूछते थे, अपना कोई भी सवाल रखते थे। और स्टूडेंट्स कई बार तो बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे उसमें आने को, और वो चिढ़े हुए भी होते थे कई बार। वो कहते थे हमें ये सब पढ़ाया क्यों जा रहा है, इससे हमारा समय बर्बाद होता है, बस आप हमको वो सब बताइए ना जिससे हमारी नौकरी लगेगी और पैसा आएगा। आप ये सब हमें क्यों बता रहे हो, लाइफ क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है, ईगो क्या है, सेल्फ क्या है, वर्ल्ड क्या है, रिलेशन क्या है, डिसीजन क्या है, ये सब मत बताओ, आप हमको रुपए पैसे वाली बात बताओ। तो वो जो है बड़े आतिशबाजी वाले सेशंस होते थे, तो उसमें बम पटाखे चलते थे। तो स्टूडेंट खड़े हो जाते थे, और स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, मुझे भी मज़ा आता है उन्हीं के साथ। जवान लोग हैं वो खड़े हो जाते थे और वो अपनी ओर से जितने भी प्रक्षेपास्त्र फेंक सकते थे मिसाइलें, वो दागते थे। और उसी में मुझे आनंद रहता था। मतलब तुम अपनी मिसाइल दागो, फिर मेरे पास भी कुछ है, मैं भी दागूंगा। तो वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स आप देखेंगे तो आपको उसमें एक अलग स्वाद मिलेगा। 2011 के आसपास से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। शुरू के 3 सालों की तो रिकॉर्डिंग्स भी नहीं है हमारे पास, करवाई ही नहीं, क्योंकि सेल्फ प्रमोशन का कोई इरादा था नहीं। जिन लोगों ने वो सेशंस अटेंड करे थे, जो क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस लोग थे जो अटेंड करते थे, वो बार बार बोलते थे, वो बोलते थे इनको आप रिकॉर्ड करके आगे क्यों नहीं प्रमोट करते, या कम से कम जो आप बातें बोल रहे हो इनको कंपाइल करके आप एक किताब निकाल दीजिए। बोलते थे ये बहुत आप रिच बात कर रहे हैं, बहुत ऊंची बात है, इसको और लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। पर एम्बिशन थी नहीं भीतर। तो मैं कहता था कि ये जो मुझे मिल गए हैं हज़ारों स्टूडेंट्स, यही बहुत है। यही अगर समझ जाएं और इन्हीं की ज़िंदगी में बदलाव आ जाए तो मेरे लिए उतना पर्याप्त है। तो ऐसे ही चलता रहा एक स्ट्रगल का बड़ा लंबा दौर, जिसमें मैं कोशिश कर रहा था कि जिनके साथ हूँ उन्हीं को मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर कर दूँ, और जल्दी हार में मानता नहीं हूँ। तो साल दर साल मुझे दिखता था कि जो मेरा कोर्स करके निकलते भी हैं उनको मैं इतना नहीं पढ़ा पाया होता हूँ, उनको मैं इतनी वैल्यू नहीं दे पाया होता हूँ कि वो मेरी बात के सहारे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, या वो मेरी बात के सहारे ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकें। तो बड़ी मजबूरी की भावना रहती थी, और मैं तिलमिलाता सा था। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगियाँ बदलना चाहता था, मैं एक जवान आदमी को जवान देखना चाहता था, मैं लोगों के चेहरे पर मजबूरी नहीं देखना चाहता था। मुझे कमज़ोरी से बड़ी नफ़रत जैसी है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई आदमी आके मेरे सामने कमज़ोर दिखे और अपनी ही कमज़ोरी का समर्थन करे, ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर देती है और बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे लगता है मेरे भीतर कुछ टूट गया अगर कोई मेरे साथ है फिर भी बहुत कमज़ोर है। और फिर मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। मुझे गुस्सा उस व्यक्ति पर नहीं आता कि तू कमज़ोर क्यों है, मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि तू कमज़ोर नहीं है फिर भी कमज़ोर बना हुआ है। और मैं अपने इर्द गिर्द कमज़ोरियाँ ही कमज़ोरियाँ देख रहा था। जवान लोगों को देखता था कि कैसे घुटने टेक रहे हैं ज़िंदगी के सामने, और इस पूरी प्रक्रिया में अपनी एक आंतरिक दृष्टि और स्पष्टता विकसित हो रही है। दुनिया की जो दौड़ है उससे बहुत पीछे छूटता चला जा रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं कि मेरे बैचमेट्स ब्यूरोक्रेसी में या कॉरपोरेशंस में किस पोजीशन पर पहुंच गए, कौन एंटरप्रेन्योर बन गया, कौन आईपीओ ले आया, किसने यूनिकॉर्न खड़ी कर दी, मुझे कुछ पता नहीं। और जैसे सब होते हैं वैसे ही मैं भी इसी देश से, इसी मिट्टी से उठा हूँ, इसी परिवेश की पैदाइश हूँ। तो बहुत पीछे से शुरुआत करी है मैंने, जैसे सब बहुत पीछे से शुरुआत करते हैं, और अपने आप को पूरा ही लगभग बदलना पड़ा, लड़ के, पढ़ के, और लड़ा के और पढ़ा के। ये जैसे मेरा
जिंदगी के प्रति विद्रोह था कि तुमने कब्जा कर लिया है जीवन पर। तुम अंधी ताकतें हो तुम सब। न जाने मैं किसको संबोधित कर रहा था, पर मुझे दिख रहा था कि हैं अंधी ताकतें जिन्होंने हमारी जिंदगी को बिल्कुल जकड़ लिया है। और मैं ये साबित करना चाहता था कि तुम मुझे बता रहे हो कि एक ही ढर्रे पर जीना जरूरी है, कि एक ही जेल के भीतर बंद रहना जरूरी है, और मैं तुमको बता रहा हूं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आज तक जितने भी जानने समझने सोचने मनन करने वाले लोग हुए हैं उन सब ने वही बात कही है जो मैं कह रहा हूं। तो मैं सब दार्शनिकों को, विचारकों को, ऋषियों को मैं प्रमाण के तौर पर सामने रखता था। मैं कहता था ये देखो ना, पढ़ो इनको, ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, पढ़ो इनको, देखो ये क्या कह रहे हैं। और जो बात ये कह रहे हैं वही बात लगभग उसी समय पर भारत में ऋषि वर्ग कह रहा था। जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं, भले वो एक दूसरे को न जानते हो, पर बात उन्होंने एक ही कही है। तो ये कैसे हो पाया? और लोग जब सुनते थे उन पर असर भी पड़ता था, और फिर मैं रो पड़ता था जब मैं देखता था कि उन पर जो असर पड़ा है वो वापस गया और वो असर धुल गया। वो कहानी सुनिए ना कि चिड़िया है और वो अपने पिंजड़े की अभ्यस्त हो गई है तो आप उसका खोल देते पिंजड़े का दरवाज़ा, कहते उड़ जा, वो उड़ने से इनकार कर देती है। लेकिन आप ज़्यादा जिद दिखाते हो, तो मैं ज़्यादा जिद दिखाता था, तो पिंजड़े के भीतर हाथ डाल करके चिड़िया को कहता था आप बाहर आ, आप बाहर आ। और चिड़िया बाहर नहीं आती थी, चिड़िया ने चोंच मार दी, और मुझे इतनी बार चिड़ियों से चोंच पड़ी, इतना मेरा खून बहा। अब वो सब आधे एक घंटे की बातचीत में नहीं हो सकता। कभी इतिहास कहा जाएगा, लिखा जाएगा, तो सब बातें आएंगी। मैंने जिनको भी आज़ाद कराने की कोशिश की, मुझे उन्हीं से चोट पड़ी, क्योंकि उनको लगता था मैं उनको आज़ाद नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका कुछ नुकसान कर रहा हूँ। मैंने जिनको भी कहा जा उड़ जा, उन्होंने यही कहा हमारे पास पंख नहीं है और तुम हमको बाहर निकाल करके हमें मार डालना चाहते हो, तुम दुश्मन हो हमारे। तो ये सब चलता रहा। ऐसे ही फिर 2015 के अंत में, 2016 में लगभग, फिर ये प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन, इसकी स्थापना हुई। तो 2018 जब आया, तब तक हालत ये थी कि जो रिकॉर्डिंग हो रही थी हमारी 2011 से, अब 7 साल की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, 7 साल की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और 2018 में जो हमारा यूट्यूब चैनल था, वो तब एक ही चैनल हुआ करता था, जो अब अंग्रेज़ी चैनल है, उसमें आप जाएंगे 2011 का है। जो हिंदी चैनल है वो बाद का, 2015-15 का होगा। तो उस चैनल पर हमारे पड़े हुए थे 3000 वीडियो। वो 3000 वीडियो, 3000 आप समझते हैं कितना होता है? 3000 वीडियो मेरी 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 जिंदगी का रस थे, मेरे शरीर का खून थे। मैंने वही करा था, उनको मैंने जिया था। हाँ, वो मेरा खजाना थे जिसको मैं लुटाना चाहता था दुनिया पर। और 3000 वो वीडियो थे और 2000 सब्सक्राइबर थे। आप बैठे हो, आप मिलियंस वाले लोग हो। खैर अब तो हम भी मिलियंस वाले हैं मैं भूल जाता हूँ। और तब हमारे 2000 सब्सक्राइबर थे अभी 2018 के अंत तक, और 3000 वीडियो थे। और उनमें से बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं कि मैं उनको अब तो पैदा भी नहीं कर सकता। वो बात शायद अब मैं कह भी ना पाऊं जो बात मैं तब कह गया। तो फिर बेबसी और हताशा इतनी बढ़ने लगी कि हम कर क्या रहे हैं। मैं 15 साल से प्रयास कर रहा हूं और मेरी बात पहुंची है कुल 2000 लोगों तक, और उन 2000 लोगों में भी कितनों की जिंदगियां बदली मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरा काम यही थोड़ी है कि एक स्पीकर की तरह बस बोल दिया। मुझे तो पुरानी इमारतें गिरानी है, मुझे तो नए शहर खड़े करने हैं। बोलना भर मेरा थोड़ा ही काम है कोई। और 2000, तो फिर 2019 में ये फैसला किया गया कि अब जो हो जाए,
कोई खतरा आ जाए, घर बिक जाए, मौत आ जाए, लेकिन अब तो खुल करके ऑल आउट खेलना है। ये जो पीरियड रहा है, इसकी अपनी दूसरी चुनौतियां रही हैं। तो ये उन 15 सालों की बात हुई थोड़ी बहुत। मैं इस पे 2 घंटे बोल सकता हूँ, न जाने क्या क्या है बताने को, पर और कभी। आचार्य जी, प्रशांत त्रिपाठी आचार्य प्रशांत कैसे बने? आचार्य शब्द कैसे लगा? नहीं, आचार्य शब्द में कुछ विशेष है ही नहीं। आचार्य शब्द से आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ी गुप्त या सिंबॉलिक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ आचार्य शब्द किसी भी चीज़ का प्रतीक या सिंबल नहीं है। बात बस इतनी सी है कि जब 2015 या 16 के आसपास हमारे सोशल मीडिया अकाउंट सब बन रहे थे, तो उस पर नाम लिखा जाना ज़रूरी होता है ना सब। तो पहले उस पर नाम लिखा रहता था प्रशांत त्रिपाठी, प्रशांत त्रिपाठी। अब एक चीज़ जिससे मुझे बहुत बहुत समस्या है वो है जातिवाद। और मैं इस बात को बिल्कुल ठीक समझता हूँ कि जाति सूचक हमारे जो उपनाम होते हैं, सरनेम, इनको हम हटा दें। तो मैं उस चीज़ को हटाना चाहता हूँ। उसके आध्यात्मिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण तो, ये आध्यात्मिक कारण भी हैं। आइडेंटिटीज़ हटाना ही विजडम का और स्पिरिचुअलिटी का लक्ष्य होता है। एक नाम ही अपने आप में काफ़ी भारी भरकम आइडेंटिटी है, आप 2 नाम काहे को लेकर के चलो। तो ये मुझे स्पष्ट था कि दुनिया के सामने अपने आप को त्रिपाठी घोषित करने की कोई आवश्यकता है नहीं। मैं लोगों के सामने किसी जाति का प्रतिनिधि बन के नहीं जा रहा हूँ, तो क्यों रखना है। तो वो हटाया तो करा गया प्रशांत। अब वो प्रशांत बेचारा अकेला बड़ा सूना सूना अनुभव करता था, कहता था कोई साथी हो, संगी हो, तो क्या लिखा जाए प्रशांत के साथ। तो कुछ दिनों तक इन लोगों ने, तब जो लोग आप पाते हो कि संस्था में जिम्मेदार जगहों पर पहुंच रहे हैं, ये सब तब मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, तो कुछ दिनों तक लिखा गया श्री प्रशांत। आप जो हिंदी वाला यूट्यूब चैनल है जो 2015 में बना था, उस पर जाओगे तो उसका यही है, youtube.com/श्री प्रशांत, उन्हीं दिनों का है। तो श्री प्रशांत लिखा गया। अब ये भी मुझे विचित्र सा लगे, कह रहे फालतू श्री इसलिए भी क्योंकि श्री वगैरह का चलन पहले से ही चल रहा है, और मैं उस श्रेणी में खड़ा होना नहीं चाहता था कि इतने सारे श्री वगैरह तो पहले ही चल रहे हैं, मैं भी वहीं जाके खड़ा हो जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं उनके जैसा नहीं हूं, ना मुझे उनके जैसा होना है। मेरी बात उनकी बात से बहुत अलग है। मैं जिस दिशा देख रहा हूं और जो मेरे सपने हैं वो बहुत दूसरे हैं। तो फिर क्या करा जाए। तो लोगों ने कहा देखिए सही बात तो ये है कि आप प्रशांत सर हैं। मैं कहा वो बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रशांत सर। अब वहाँ पे समस्या भाषा की आ गई, हिंदी की। हिंदी से मुझे बड़ा प्रेम है। मैंने कहा हिंदी मेरी क्या इतनी गरीब भाषा है कि मेरे नाम में भी अंग्रेजी डालनी पड़ेगी कि प्रशांत सर लिखोगे। तो हुआ आपके फिर सर के लिए हिंदी में जो शब्द हो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सर के लिए हिंदी में क्या शब्द है? शर को या तो आप श्रीमान कह सकते हैं, श्रीयुत कह सकते हैं, श्री पहले ही लगा हुआ था, महोदय कह सकते हैं, बड़ा अजीब होता प्रशांत महोदय। तो हुआ कि देखो जो पढ़ाता है, जो शिक्षक होता है, उसको आचार्य बोलते हैं। बहुत सीधी सी बात है। जैसे अंग्रेजी में सर चलता है शिक्षक के लिए कई बार, वैसे ही हिंदी में आचार्य कहा जा सकता है। तो आचार्य प्रशांत हो गया। आचार्य प्रशांत से और बिल्कुल भी कोई आशय नहीं है, ना मेरी पहचान उस आचार्य शब्द से जुड़ी हुई है। मैं तो अपनी सब पहचानों को हटाने के लिए बहुत बहुत आतुर हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी आखिरी पहचान मिट जाए, मैं भी मिट जाऊँ, कुछ बचे नहीं। तो एक शब्द ही काफ़ी होता है आपको बंधन में डालने के लिए, जो आपको नाम दे दिया गया। जानने वालों ने कहा है कि ये जो आपको नाम दे दिया गया है यही तो बंधन है आपका। तो एक नाम ही काफ़ी होता है आपको बंधन में रखने के लिए। 2 नाम या 3 नाम रख के मुझे कुछ मिलने नहीं वाला। कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इस आचार्य शब्द को भी विदाई दे देंगे, कोई उसमें ऐसा खास नहीं है, कुछ नहीं। आचार्य जी, जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल हर कोई कभी ना कभी अपने उस एकमात्र लक्ष्य से वंचित हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि लोग डिस्ट्रैक्ट होते क्यों हैं। देखिए, अगर आप किसी चीज़ की ओर इसलिए जा रहे हैं कि उससे आपको फ़ायदा होगा, तो जब दिखेगा कि उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप उससे विचलित हो जाएंगे, या दिखेगा कि किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तब भी आप विचलित हो जाएंगे।
यह जब दिखेगा कि जो फायदा हो रहा है उसके लिए आपको कीमत ज्यादा अदा करनी पड़ रही है, तो भी आप विचलित हो जाएंगे। बस यही बात है। आप किसी चीज की ओर फायदे के लिए जाएं और आप किसी चीज की ओर जाएं क्योंकि आपको इश्क हो गया, ये तो बहुत अलग अलग बातें होती है ना। फायदे का भाव बहुत दूर तक चलता नहीं है, क्योंकि जहां आपको आज फायदा दिख रहा है वहां कल नहीं दिखेगा। आपकी अभी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी देर में बदल जाएगी। जो चीज अभी पसंद आ रही है थोड़ी देर में नहीं पसंद आएगी, तो थोड़ी देर में आप किसी और दिशा में चल देंगे। इसलिए लोग अपने लक्ष्यों को, गोल्स को या टारगेट्स को बहुत लंबे समय तक, बहुत दूर तक फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि मन बदलता रहता है। और मन बदलता है तो मुनाफे का भाव भी बदलता है। भाई अभी मुझे इधर दिख रहा है कुछ बहुत अच्छा है, खाने को रखा हुआ है, और तभी दरवाज़ा खुला, कोई बढ़िया और जायकेदार चीज़ लेके आ गया खाने की, तो मैं उधर को चल दूंगा ना। तो फिर मैं कहूँगा अरे पुराने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गया। भाई वो जो गोल था वो इंटरेस्ट ओरिएंटेड था, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड था, और वो भाव बदलता रहता है। जिंदगी में आप चाहते हो कि किसी एक चीज़ पर अडिग रहो तो आशिकी ही करनी पड़ेगी, प्रेम होना चाहिए। और प्रेम किसी छोटी मोटी चीज़ से हो नहीं सकता। छोटी मोटी चीज़ से जो होता है वो फिर प्रेम नहीं होता, वो भी वही होता है, स्वार्थ जैसा ही कुछ होता है। तो प्रेम तो किसी बहुत भारी चीज़ से ही हो सकता है। कोई ऐसी भारी, वजनदार और भयानक चीज़ जो आपको बिल्कुल खा ही जाए, उसी से प्रेम हो सकता है। तो प्रेम किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर से ही हो सकता है। तो पता नहीं आपके दर्शक कितना समझेंगे मेरी इस बात को। कहेंगे प्रेम तो परियों से होता है ना, फेरीज से होता है, ये क्या बोल रहे हैं कि प्रेम मॉन्स्टर से होता है। बेटा जब वो एक है ना गजल कि मेरे जैसे हो जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ बात हो तभी समझोगे जब तुम्हें भी इश्क हो जाएगा। जब तक इश्क नहीं हुआ होता तो लगता है कि परियां मिल जाएं, जब इश्क हो जाता है तभी समझ में आता है कि असली इश्क जिससे होता है वो तो राक्षस, दानव, कसाई जैसा ही लगता है। क्योंकि अगर इश्क असली है तो आपको खत्म करके ही मानेगा, और जो आपको खत्म कर रहा है उसको आप कसाई कैसे नहीं बोलोगे, मॉन्स्टर कैसे नहीं बोलोगे। तो जिंदगी में अपनी किसी भयानक चुनौती को लाना बहुत ज़रूरी है। उसी भयानक चुनौती का नाम आशिकी होता है। और आपकी ज़िंदगी में अगर वो भयानक चुनौती नहीं है तो आप जी क्यों रहे हो? यार यही बात मैं 20 साल से समझा रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं, आप भी नहीं समझोगे। लोग कहते हैं ज़िंदगी तो प्लेजर के लिए होती है ना, सुख के लिए, मज़े मारने के लिए होती है। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी जूझ जाने के लिए होती है। और उसका जो जॉय होता है, आनंद, अगर वो तुम नहीं पी रहे हो तो तुम अभी पैदा ही नहीं हुए। ये तो छोड़ दो कि ठीक से नहीं जी रहे, मैं कह रहा हूँ पैदा ही नहीं हुए, जियोगे क्या? तो जिंदगी में कुछ ऐसा पाने की कम से कम कोशिश करते रहो जिसके पास आओ तो जिंदा हो जाओ। यूं ही मुर्दा मुर्दा घूमना, सो जाना, उठना, नाश्ता करना, कमाने चले जाना, वापस आना, टीवी देख लेना, बिस्तर पे पड़ जाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, इसे जिंदगी नहीं कहते बाबा। ये बिल्कुल भी जिंदगी नहीं है। जिंदगी नहीं है ये। जिंदगी में लाना पड़ेगा किसी कातिल को जो तुमसे बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हें जूझना है उससे। आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि हमें अपने अंदर एक जंग पैदा करनी है, हमें उस बड़े जानवर से भिड़ जाना है, तो कोई कैसे पहचाने कि उसके लिए वो बड़ा जानवर कौन है? जैसे कि अगर मैं कहूं कि कोई राइटिंग फील्ड में जाना चाहता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि यह उसका पैशन है और इसको करने के लिए वो जिंदगी बिता सकता है? ये तो एक लगातार प्रक्रिया होती है। मैं भी अभी एक राक्षस से भिड़ा हुआ हूं और मुझे मालूम है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर ही और एक बड़ा राक्षस मेरे सामने खड़ा होने वाला है जिससे अब जंग होगी मेरी। क्योंकि मैं जब लड़ाइयाँ कर रहा हूँ तो वो लड़ाइयाँ मुझे मजबूत बना रही हैं भीतर से। चोट खा खा के आदमी मजबूत होता है, और जब तुम मजबूत होते जाओगे तो तुम तैयार होते जाओगे और बड़ी लड़ाई का सामना करने के लिए ना।
तो आप अभी जहां भी खड़े हो वहां देखो कि आप ऊंची से ऊंची चुनौती कौन सी उठा सकते हो अभी अपने ही तल पर, और वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो फाइनल नहीं होती है। आप अभी अपने आप से पूछो, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी ना जानता हो, जो सही गलत को जरा भी ना पहचानता हो, ऐसा कोई आदमी नहीं होता। हाँ, हम पहचानने के बाद डर के मारे स्वीकारते नहीं है। न पहचानना एक बात है, न स्वीकारना बिल्कुल दूसरी बात है ना। तो आप अपने आप से पूछो दिल पर हाथ रख के, क्या है जो करने लायक है। ये मत पूछो कि उसमें नुकसान कितना होगा और फायदा कितना होगा, वो सवाल दूसरा है, वो अलग रख दो थोड़ी देर को। पूछो कि नुकसान फायदे की अगर परवाह नहीं होती तो बताओ मैं क्या करता, मैं जीने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट उठाता, मैं किस मिशन को कहता दिस इज द मिशन कॉल्ड लाइफ, और फिर उसमें घुस जाओ। अपने स्वार्थ की परवाह मत करो। आदमी की जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, और एक बार जिंदगी में कोई सार्थक काम मिल गया तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास न तो बहुत समय है, न बहुत रुझान है कि अपनी ही ज़रूरतें पूरी करते चलो। फिर तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाएगी उस राक्षस से लगातार एंगेज रहना। तो ये जो ज़रूरत होती है कि बहुत सारा पैसा हो ताकि मैं चला जाऊं बाहर कहीं पे शॉपिंग करूं दुबई में, और इस तरह की ये सब ज़रूरतें अपने आप खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो जो भी हाईएस्ट पॉसिबल चैलेंज उठा सकते हो, ऊंची से ऊंची चुनौती अपने स्तर पर, वो चुनौती हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी, और एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय पर भी अलग अलग होगी। आज आप एक काम से शुरुआत तो करो, कल आप पाओगे कि आप उससे ऊंचा काम कर पा रहे हो। और ऊंचे काम की परिभाषा ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो अपने, कि ऊंचे काम की परिभाषा वो होती है जिसमें समाज इज्जत देता है और पैसा देता है, और तुम और भोग और कंजम्पशन कर पाते हो और अपने लिए बड़े घर बड़ी गाड़ी बनवा पाते हो। इस काम को अगर ऊंचा बोलते हो तो ऐसा काम तो करोड़ों लोग करके जा चुके हैं और समय की धूल बन गए। आज जिनके दम पर मानवता जिंदा है वो लोग वही थे जिन्होंने इन चीजों को कभी ऊंचा नहीं माना, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, कलाओं का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो। हम जिनके दम पर आज अपने आप को इंसान बोल पाते हैं वो लोग वो नहीं थे जिन्होंने कहा कि जिंदगी तो इसलिए है कि एक बड़ा घर हो जाए, 2 गाड़ियां हो जाएं, उसमें 5 AC लगे हों, खूबसूरत एक बीवी हो या पति हो, और 2-4 अपने बच्चे हो, और अपना समाज में इज्जत हो, और अपना खुश रहें, ऐश करें, भोगें खूब। ऐसों से ही अगर इतिहास भरा पड़ा होता तो हम आप आज भी जानवर ही होते। आज हम अपने आप को इंसान कह पाते हैं तो उन चंद मुट्ठी भर लोगों के कारण जिन्होंने कंजम्पशन और प्लेजर से आगे जा कर के अपना कोई लक्ष्य और आदर्श बनाया और कोई ऊंची लड़ाई लड़ी। तो मैं सबसे बोला करता हूं, जो चीज़ उन मुट्ठी भर लोगों के लिए संभव थी वो आपके लिए भी तो संभव है ना। आप क्यों अपने आप को कमज़ोर और लाचार मानते हो? उठो, तो उठोगे तो तुम्हारे भीतर की ताकत भी उठेगी। तुम संकल्प करोगे, तुम पाओगे तुम्हारे भीतर न जाने कितना बल है। तुम संकल्प ही नहीं बनाते, तुम संकल्प बनाते भी हो तो यही छोटी मोटी चीज़ों के लिए कि कहीं से 4 पैसे का फायदा हो जाए। तुम संकल्प के नाम पर अधिक से अधिक अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हो, और ये मोटिवेशन बड़ी टुच्ची चीज़ है। मैं बात कर रहा हूं प्रेम की, आशिकी की। मैं कह रहा हूं वो देखो जिंदगी में, वो आंखें खोलो कि दिखाई दे कि क्या है सुंदर, शाश्वत, पाने लायक, और उसकी ओर बढ़ो। तो ये है, और ये चीज़ सबके लिए है। कोई ये ना सोच ले कि मैं भारी भरकम शब्दों में कुछ आध्यात्मिक बात कर रहा हूं। आप यहाँ बैठे हो इस कुर्सी पे, ये सब बैठे हो, सबके लिए है। फिर कह रहा हूं कोई है जो बिल्कुल नहीं जानता कि इस समय उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और इसमें सबसे ऊंचा ऑप्शन कौन सा है। जानते तो सब है ना, बस ये है कि जो ऊंचा ऑप्शन होता है अक्सर उसमें हमें मुनाफा नहीं दिखता। मैं कह रहा हूं मुनाफे की परवाह छोड़ दो भाई, कम से कम अगर अभी जवान हो तब तो बिल्कुल छोड़ दो। हालांकि अगर कोई बूढ़ा भी है उसको भी नहीं करनी चाहिए, पर जवान आदमी को तो इन बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। चेहरे पर एक नूर होना चाहिए, आंखों में तेज होना चाहिए, जिंदगी में ठसक होनी चाहिए। वो असली बात है जीने की। आचार्य जी, पर्दे पर हम आपको एक नो नॉनसेंस, हार्ड ब्लंट और बिटर इमेज में पाते हैं। आप निजी जिंदगी में कैसे हैं? आपके साथ के लोगों के साथ आपका संबंध कैसा है? मैं निजी जिंदगी में जैसा हूं मुझे वैसा होना नहीं चाहिए।
मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, जो कि ठीक नहीं है। मैं जितनी ज़्यादा परवाह कर लेता हूँ लोगों की, अपने साथ के, सभी की कर लेता हूँ, साथ का नहीं हो तो भी कर लेता हूँ। और इसको मैं कमज़ोरी की तरह बोल रहा हूँ, जिसको मैं हटाना चाहता हूँ। कुछ हद तक हटा भी रहा हूँ, हटाया है। ओवर केयरिंग। कोई काम नहीं कर रहा होता है तो मैं उसके ऊपर जा करके चढ़ जाता हूँ, उसको डांट लगाता हूँ। मैंने थप्पड़ भी मारे हैं। इसलिए नहीं कि तू काम नहीं कर रहा है तो संस्था की प्रोडक्टिविटी का नुकसान होगा। मुझे बुरा ये लगता है कि तुम यहां पर हो, तुम अपनी जिंदगी, अपनी जवानी दे रहे हो, तुम अपने साथ क्या कर रहे हो? हर व्यक्ति को जीवन में कुछ काम, कुछ कैरियर बनाना पड़ता है ना। तुम यहां पर आए हो, तुम मेरे साथ आए और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें कैसे अपना मुंह दिखाऊं? तो फिर मैं उस पर उग्र भी हो जाता हूं कई बार। समस्या ये नहीं होती कि संस्था का काम नहीं हुआ, समस्या ये होती है कि काम नहीं कराए तो तुम्हारी तनख्वाह कैसे बनेगी, तुम जियोगे कैसे? और तुम अपनी यहां पर अगर दुर्दशा करा रहे हो तो जिम्मेदार तो मैं हुआ ना, क्योंकि तुम तो मेरे नाम पर आए थे, मेरे भरोसे पर आए थे। तो ये एक उदाहरण दे रहा हूं आपको बताने के लिए। तो जो मेरी ये अटैचमेंट है, शायद वो भी एक दुर्गुण ही होता है, मोह है ये। तो ये जो मैं बहुत अति मोह का शिकार रहता हूं, ये चीज मेरे सब रिश्तों में झलकती है। मुझे किसी भी चीज का खत्म होना पसंद नहीं है। मैं चीजों को बढ़ाना चाहता हूं, सुधारना चाहता हूं, कुछ भी खत्म नहीं करना चाहता। स्क्रीन पर आप लोग तो उतना ही देखते हो जितना कैमरे के सामने कुर्सी पर बैठकर बोल दिया। हकीकत ये है कि मैं भीतर से बहुत ज्यादा, जितना होना नहीं चाहिए उससे ज्यादा नर्म हूं। और ये गलत बात है। मैं जैसा हूं भीतरी तौर पर, ऐसा होने की मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि भीतर से तुम अगर वैसे ही हो गए जैसा मैं हूं तो फिर तुम्हें व्यर्थ की चुनौतियां और तकलीफें भी उतनी ही बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जितनी मैंने करी हैं और आज भी करता हूं। गीता पढ़ाता हूं, श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं कि उच्चतम आध्यात्मिक बात है निर्मम हो जाना, ममत्व, ममता, हाँ? इससे मुक्त रहना। द फीलिंग ऑफ माइन, मेरा है। मोह को हटाओ, निर्मोही हो जाओ, निर्मम हो जाओ, बार बार कृष्ण बोलते हैं। और मैं कुछ ऐसा नालायक निकला हूं कि मैं ये बात अपनी जिंदगी में उतार ही नहीं पा रहा कृष्ण की। मैं निर्मम और निर्मोही हो ही नहीं पा रहा। पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसी चलानी है, बस एक ये चीज आप मुझसे मत सीखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एकदम फिसड्डी रहा हूं। मुझे नहीं मालूम। थोड़ी देर पहले कहा था ना, जिस भी चिड़िया को आज़ाद करने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया उसने चोंच ही मारी है। और ये फिर मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ऊंचा आदमी हूं, मैं तो आज़ाद करना चाहता हूं, चिड़िया बेवकूफ़ है, इस तरह पर बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी ही कोई गलती है कि मैं चिड़िया को कन्विंस नहीं कर पाया। मैं शायद बहुत रूखा दिखता हूं, मैं शायद बहुत कठोर बोलता हूं, शायद मुझे ठीक से बात करना नहीं आता, या शायद मेरे भीतर कोई स्वार्थ या कपट होगा जो चिड़िया पहचान लेती है। लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे साथ रहने से किसी को कोई फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। मुझे तो अक्सर यही लगता है कि शायद जो लोग दूर हैं सिर्फ मुझे वीडियो पर सुन लेते हैं, उन्हें तो फिर भी मुझसे फ़ायदा हो गया होगा। जो साथ के लोग हैं, राम जाने उन्हें क्या मिला, मुझसे क्या नहीं मिला, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा कभी और। आचार्य जी, आप जो स्टॉक पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुलकर अपनी बातों को रखा और हमारी ऑडियंस को और हमें भी बहुत ज्ञान की बातें बताई। आप जाते जाते हम सब से और उन दर्शकों से जो अभी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो रोज़ ही कहता रहता हूँ उसको सुन लिया करिए भाई लोग। और अब अधिक क्या बोलूँ, बोले ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ। उसको सुने। और अगर मैं कड़वा लगता हूँ
तो मेरी भाषा पर, मेरी शैली पर मत जाओ। भलाई ही चाहता हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ। मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, और कभी आपको मैंने डांट दिया या कुछ ऐसा कर दिया, इन सब बातों के लिए माफ़ करो मुझे। तुम्हारी रुचि मेरी बात में होनी चाहिए, मेरी शैली में या मेरे इतिहास में या मेरे व्यक्तिगत जीवन में नहीं। और मेरी बात पर भी गौर कर लो बस। कौन कह रहा है कि आंख मूंद के मान ही लो? पर थोड़ा समय लगा के गौर करो उस पर निष्पक्ष भाव से। निवेदन ही है ये, क्योंकि मैं तो अब 20 साल से लगा ही हुआ हूँ परोसने में। जो परोस रहा हूँ कोई उसको खा लेगा तो शायद मुझ पर ही एहसान करेगा। तो एहसान करिए साहब। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।